कई मज़ामीन में डिफरेंशियल इक्वेशंस हल करने की ज़रूरत पड़ती है। खुसूसन फिज़िक्स में अगर आप किसी भी तबीयतदान से पूछें कि सबसे मुफीद मैथमेटिक्स किस किस्म की है, तो जवाब आपको गालिबन ये मिलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, मसलन ये कि कोई सैयारा सूरज के गिर्द एक बेहज़वी मदार में क्यों घूमता है, या कि बिजली किसी सर्किट में से कैसे गुजरती है, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर हो। तो इन सब को समझने के वास्ते डिफरेंशियल इक्वेशंस का जानना अशद ज़रूरी है। मगर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? बुनियादी तौर पर ये एक इक्वेशन है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, और अगर किसी भी तरफ कोई डेरिवेटिव हो किसी फंक्शन का तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा शोबा है, लेकिन हम सिर्फ सबसे जो सादा किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उन पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे, और ये पहले दर्जे के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ एक डेरिवेटिव होगा और वो पहले दर्जे का होगा। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसी इक्वेशंस किन हालात में नज़र आती हैं और फिर इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बात शुरू करने से पहले मैं एक आम इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में फ़र्क वाज़े करना चाहता हूँ। एक आम इक्वेशन इस तरह की हो सकती है, मसलन x जमा 3 9 के बराबर है, जिसके माने ये है कि x की कीमत 6 है। या इस तरह की हो सकती है x ताकत 2 मनफी 3x बराबर मनफी 2। इस सूरत में x की कीमत 1 भी हो सकती है और 2 भी। या इक्वेशन इससे ज़्यादा पेचीदा किस्म की हो सकती है, मसलन टेंजेंट x के बराबर अगर हो तो फिर इससे x की ये कीमत भी हो सकती है, ये भी और ये भी, और बहुत सी हो सकती हैं। लेकिन एक डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल इस तरह की होती है, dy बाई डी एक्स बराबर किसी फंक्शन के होता है जिसको मैं f ऑफ x और y कहूँगा, और ये फंक्शन f हमें दिया हुआ है। ये हम पता नहीं करेंगे, ये हम मालूम नहीं करेंगे, ये किसी फिजिकल सिस्टम से या किसी प्रॉब्लम से हमें मिला है। अब f की शक्लें बहुत सी मुमकिन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये हो सकता है x ताकत 2 जमा 3, या इसका इन्हिसार सिर्फ y के ऊपर हो सकता है, मसलन 3y ताकत 8, या दोनों पर हो सकता है। मेरा मतलब ये कि x और y दोनों पर हो सकता है, और इस शक्ल का हो सकता है जमा x ताकत 3, या ये खासा मुश्किल भी हो सकता है। तो एक मिसाल ये हो सकती है कि ये साइन e ताकत स्क्वायर रूट x हो बटा y ताकत 9 जमा स्क्वायर रूट x। तो बहुत सी मुमकिनात हैं, और अगर इस तरह का फंक्शन हो तो फिर तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का हो या ऐसा हो या ऐसा हो तो फिर ये इक्वेशन हल हो जाएगी। अब हल से मतलब ये कि हम y मालूम करते हैं और y x का फंक्शन है, जिसके माने ये हुए कि x की हर कीमत के लिए हमें y की कीमत जब मालूम हो जाएगी तब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन हमने हल कर ली है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले दर्जे का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए कि इसमें सिर्फ dy बाई डी एक्स है, d2y dx स्क्वायर्ड नहीं है, या इससे कोई बड़े दर्जे का डेरिवेटिव। अब इसका मुकम्मल हल तो तब मिलेगा जब हम साथ ये भी बताते चलेंगे कि y की कीमत किसी एक नुक्ते के ऊपर, उसको x0 कहें, कि अगर ये हमें दिया हुआ हो
तब हम इसका मुकम्मल हल निकाल सकेंगे। और जब हल निकलेगा वो इस सूरत में निकलेगा जिसके माने ये है कि x की हर कीमत के लिए y की कीमत हमें मालूम होगी। अगर हम ये सवाल करें कि इस वक्फे में कितने x हैं, तो जाहिर है कि इनकी तादाद लामहदूद है, चुनाचे y की तादाद भी लामहदूद होगी। लिहाजा इस इक्वेशन को हल करना इन जैसे इक्वेशन से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा क्यों पाला पड़ता है? मैं अब आपको बहुत सी मिसालें दूंगा। पहली मिसाल इन मछलियों की है जो किसी झील में होती हैं। चलिए हम मछलियों की तादाद को n ऑफ t कहेंगे। तो ये वो मछलियां हैं जो वक्त t के ऊपर मौजूद हैं। इस तादाद में वक्त के साथ तब्दीली आएगी। अब जितनी ज्यादा मछलियां होंगी वो उतने ही ज्यादा अंडे देंगी और फिर उतनी ही ज्यादा मछलियां पैदा होंगी। तो dn/dt जो मछलियों की तादाद के बढ़ने की रफ्तार है वो n से बढ़ेगा। अब इसको हम एक इक्वेशन की शक्ल दे सकते हैं, dn/dt जो c कोई मुस्तकिल अदद है इसके बराबर है। यहां से हमें यह मालूम होता है कि n की तादाद बढ़ती चली जाएगी और जितना ज्यादा बढ़ेगी तो बढ़ने की रफ्तार बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते बिलाखिर मछलियों की तादाद लामहदूद हो जाएगी। मगर ये तो कुछ नामाकुल सी बात हुई, इसलिए कि इतनी खुराक ही नहीं है इस झील में कि इतनी ज्यादा मछलियां इसमें रह सकें। चुनाचे एक बेहतर इक्वेशन, एक ज्यादा माकूल किस्म की इक्वेशन ये बनती है कि यहां n0 मछलियों की तादाद की ऊपरेली हद है। ये इक्वेशन अब इसके बराबर हुई। तो मैंने c की जगह पर ये k n0 माइनस n लगाया है। जब n n0 के नजदीक पहुंचेगा तो dn/dt सिफर हो जाएगा, यानी कि n का मजीद बढ़ना, n0 से आगे जाना मुमकिन नहीं होगा। और चलिए ये इक्वेशन हम हल करेंगे और ये जानते हुए कि किसी एक वक्त पे यानी कि टाइम t इक्वल 0 पे इसकी कीमत n0 है। एक और मिसाल, ये एक छतरी बरदार है जो जहाज से कूदा है और ये नीचे गिरता जा रहा है। कशिश सकल इसको नीचे खींच रही है, लेकिन जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ती है तो हवा की मज़ाहमत भी बढ़ती है और वो दूसरी सिमत में है। तो इसके ऊपर जो कुल कुव्वत असरअंदाज होती है वो कशिश सकल, जो उसका वजन बनता है mg मनफी, अब जो हवा की मज़ाहमत है उसको मैं कोई कांस्टेंट और v की ताकत 2 के बराबर ठहराता हूं। तो ये वो कुव्वत है जो इसके ऊपर, इस शख्स के ऊपर असरअंदाज है। लेकिन हमें यह भी पता है कि F m dv/dt के बराबर है। v अगर इसके गिरने की रफ्तार है और m इस शख्स का वजन है, तो हम ये जानते हैं न्यूटन के दूसरे कानून से कि m dv/dt ये बराबर है mg मनफी kv ताकत 2। चुनाचे ये एक और इक्वेशन बनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो पहले दर्जे की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मुकम्मल करने के लिए हमें साथ ये भी बताना होगा कि जब ये जहाज से कूदा था तो उसकी रफ्तार क्या थी, यानी कि v t इक्वल्स 0 पे ये कीमत देना होगी। और ये चलिए v 0 के बराबर हो सकती है, जो सिफर भी हो सकता है। इससे मिलती जुलती लेकिन मुख्तलिफ मिसाल इस जहाज की है। तो जहाज को इंजन आगे की तरफ धक्का दे रहा है, उसको बेशक आप F0 कहें, लेकिन हवा की मज़ाहमत पीछे की तरफ है और पहले की तरह हम इसको
के वी स्क्वेयर्ड के बराबर ठहराएंगे। लेकिन अब वी वो रफ्तार है जिससे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये फिर बराबर है इस जहाज के मास और उसके एक्सेलरेशन के, जो कि dv बटा dt है। अब ये मास खुद वक्त के साथ बदलता है, इसलिए कि जहाज में जो ईंधन है, जो पेट्रोल है, वो खर्च होता जाता है और जहाज हल्का होता जाता है जो जो वक्त गुजरता है। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, dv बाई dt बराबर f0 बटा m ऑफ t। f0 मुस्तकिल फोर्स है, चुनाचे इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन मास में तब्दीली आ रही है। और मज़ीद ये के वी स्क्वेड बटा m ऑफ t, वक्त के साथ v भी बदलता है और m भी बदलता है। और चलिए इसको मुकम्मल करने के लिए हम इसी तरह की शर्त लगा सकते हैं कि किसी एक वक्त पे इसकी एक ख़ास रफ्तार थी। तो ये एक और मिसाल बनी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और ये तीनों मिसालें पहले दर्जे की डिफरेंशियल इक्वेशंस की मिसालें हैं। बाज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस को तो हम कागज़ और कलम की मदद से हल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो इस कदर पेचीदा हैं कि उन्हें इस तरह से हल नहीं किया जा सकता, और फिर हमें कंप्यूटर और कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखने के हल करना क्या है। हमें ये पहले दर्जे की डिफरेंशियल इक्वेशन हल करनी है। यहाँ कोई सा फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है, ये हमें मालूम है, इसे मालूम नहीं करना है। हमें ये बताया गया है कि y x0 पर y0 कीमत रखता है, यानी कि एक नुक्ता हमें मालूम है, x0 y0 ये जोड़ा मालूम है। हमें y की कीमतें मालूम करनी है हर x के ऊपर। अब चलिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि y ऑफ x की असल शक्ल ये है। तो ये कोई सा ख़त है जो आपके सामने है, और मैं इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ूंगा। चलिए ये पहला नुक्ता है x0 y0, ये हमें मालूम है कि ये नुक्ता इस ख़त के ऊपर है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि dy बाई dx दरअसल ये हद है डेल्टा y बटा डेल्टा x की, जूं जूं डेल्टा x छोटा होता जाता है। तो dy बाई dx का मतलब ये हुआ कि ये y1 मनफी y0 बटा x1 मनफी x0 है, और ये अब f के बराबर है, यहाँ देखिए तो। और यहाँ हम x और y की कीमत की जगह पर x0 और y0 लगाएंगे। चुनाचे यहाँ से हमें ये पता चला कि y1 y0 जमा डेल्टा x f ऑफ x0 y0 के बराबर है। ये डेल्टा x यहाँ पर है और ये x1 मनफी x0 के बराबर है। चुनाचे हमने y1 की कीमत मालूम कर ली है, गोया कि अब हमें इस नुक्ते के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए। अब चूंकि हमें ये मालूम है, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। इधर dy बाई dx की कीमत ये बनती है y2 मनफी y1 बटा x2 मनफी x1, लेकिन हमें पता है कि वो डेल्टा x है क्योंकि हमने इनको बराबर फासलों पे रखा है। तो x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0 ये दोनों डेल्टा x के बराबर हैं, और ये बना f और f एट x1 y1। अब चूंकि हमने y1 पहले से मालूम कर लिया है और x1 तो x0 जमा डेल्टा x है, चुनाचे यहाँ से हमने y2 भी पता कर लिया। y2 है y1 जमा डेल्टा x f ऑफ
x1 y1। चुनाचे हम यहाँ पहुँच गए x2 y2 तक। तो इस नुक्ते को जानते हुए पहले हमने ये मालूम किया और फिर ये मालूम किया। अब चूंकि ये हमें मालूम है तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकेंगे और इस तरह हम ये पूरा ख़त मालूम कर सकते हैं, या कम से कम हमारा ख्याल है कि हम ये मालूम कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जो असल जवाब और वो जवाब जो इस तरीके से हासिल होता है, इनमें कितनी मुमासलत है। डिफरेंशियल इक्वेशन की ये मिसाल लीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई स्क्वेयर जमा 3x, और यहाँ पर हमें ये शर्त भी दी गई है कि जब x 1 होगा तो y की कीमत 2 होगी। अब ये f ऑफ x y है और हमें चलिए कोई डेल्टा x भी रखना होगा, उसको हम छोटा रखेंगे 0.03। चुनाचे जो पहला नुक्ता है वो x0 बराबर 1 के है, दूसरा नुक्ता उसमें 0.3 जमा किया गया और उसके बाद वाले नुक्ते में फिर से डेल्टा x जमा करें। यहाँ पर तो हमें y की कीमत मालूम है जो कि ऊपर दी हुई है, 2 है। यहाँ पर y1 मालूम करना है, y2 मालूम करना है और इसी तरह x3 y3 x4 y4 वगैरह वगैरह। तो चलिए जो फार्मूला हमने निकाला था उसके तहत y1 बनता है y0 जमा डेल्टा x जो कि 0.03 है, और यहाँ पर हमें f की कीमत डालनी है x0 इक्वल्स 1 y0 इक्वल्स 2 पर। तो ये बना 1 ज़रब 4 जमा 3 ज़रब 1 और y0 क्योंकि 2 है और ये बना यहाँ अंदर 7 है, चुनाचे ये बनता है 2.21। तो हमने एक नुक्ता मालूम कर लिया है, x1 ये है और y1 ये है। आगे चलते हैं, y2 बनता है y1 जो कि हम यहाँ से मालूम कर चुके हैं, और यहाँ पर 0.03 जो डेल्टा x है, और फिर यहाँ पर x की कीमत डालनी है। यहाँ x 1.03 है और उसको y की दूसरी ताकत से ज़रब देना है, यानी कि 2.21 ताकत 2 और आखिर में 3 ज़रब 1.03। अब ये आप कैलकुलेटर से मालूम करें तो इसकी कीमत निकलती है 2.45। और अब मैं इन नुक्तों को एक ग्राफ के ऊपर डालता हूँ। सबसे पहले x0 y0 जो यहाँ पर है, फिर x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6, x7 y7, x8 y8। तो ये वो सारे नुक्ते हैं जो हमने इस तरीके से हासिल किए, और अब हम इसका मवाजना करेंगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ जो कि अब आपके सामने आ गया है। और अब नज़र आ रहा है कि अगरचे शुरू में हम असल सॉल्यूशन के काफ़ी नज़दीक थे, लेकिन जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है, यानी कि x आगे बढ़ता जाता है, तो ये हल तो कोई सही हल नहीं है। इसमें जो एरर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ, अगर हमने डेल्टा x को 0.3 की बजाय 0.1 किया होता या उससे कम किया होता और कम करते चले जाते तो यकीनन हमें बेहतर जवाब मिलता। लेकिन ये भी कोई हतमी हल नहीं है और हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये मुमकिन होगा कई मुख्तलिफ इक्वेशंस के लिए। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस तो बहुत आसानी से हल हो जाती हैं। मसलन ये dy बाई डी एक्स जो f ऑफ x के बराबर है, यानी कि जो
कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई है, ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है, वाई का नहीं है, और इसीलिए मैंने इसको एफ ऑफ एक्स के बराबर लिखा है। इसका हल ये है, y इस इंटीग्रल के बराबर है, और अगर आप ये इंटीग्रल हल कर सके तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने हल कर लिया है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन का उलट होता है, या यूं भी देखा जा सकता है कि अगर हम इस फॉर्मूले के तहत dy बाई डी एक्स निकालें तो उसका मतलब दरअसल ये है कि हम x को थोड़ा सा हटाते हैं, इसको x जमा डेल्टा x पर लेते हैं, और चलिए हम इंटीग्रेशन कहीं से शुरू करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a से शुरू करते हैं, और ये इंटीग्रल ये है, और इसमें से ये तफरीक करना है, मतलब ये कि जो कीमत इसकी थी x के ऊपर वो निकालनी है, और इसको फिर डेल्टा x से तकसीम करना है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि अगर a से x नहीं x से a तक जाया जाए तो वो भी मुमकिन है, यानी कि इसको मैं काट के a कर दूंगा, इसको काट के x कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये मनफी अलामत मुस्बत अलामत बन जाएगी, और अब हमारा इंटीग्रल x ता a ता x जमा डेल्टा x है, गोया कि ये इस इंटीग्रल के बराबर हुआ जो x से x जमा डेल्टा x तक जाता है, और ये डेल्टा x तो पहले से है। अब जूं जूं डेल्टा x छोटा होता जाएगा तो ये वक्फा भी छोटा होता जाएगा, और f ऑफ s की कीमत f ऑफ x के नज़दीक पहुंचेगी। इंटीग्रैंड में सिर्फ एक रह जाएगा जिससे हमें डेल्टा x मिलेगा, और यूं डेल्टा x कट जाएगा, गोया कि हमने ये साबित कर दिया कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो चलिए हम कुछ अब मिसालें हल करते हैं। सबसे पहले ये dy बाई डी एक्स एक्स जमा साइन एक्स, और ये बताया गया कि y की कीमत सिफर पर, यानी कि जब x सिफर होगा y की कीमत 1 होगी। यहाँ से वाज़ेह है कि y इंटीग्रल डी एस जमा साइन एस है, और ये इंटीग्रेशन x तक है, ये 1/2 x ताकत 2 मनफी कोसाइन x है। अब हम देख सकते हैं कि अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो x मिलेगा, मनफी कोसाइन x को डिफरेंशिएट किया जाए तो साइन x मिलेगा। इसमें कोई मुस्तकिल अदद, कोई कांस्टेंट भी जमा हो सकता है, इसलिए कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो c का डेरिवेटिव सिफर बनता है, और अब शर्त यह है कि y की कीमत सिफर पर 1 है, चुनाचे 1 इसके बराबर हुआ, कोसाइन x तो यहाँ पर 1 होगा, चुनाचे इधर से c की कीमत 2 निकल आई, तो इस c को हम 2 कर देंगे और y यूं निकल आया। एक और मिसाल, यहां हमें बताया गया कि dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, और एफ ऑफ एक्स ये है, इसकी कीमत सिफर है अगर x 1 से छोटा हो, और एफ ऑफ एक्स 3 है अगर x 1 से बड़ा हो। तो चलिए इसका एक छोटा सा ग्राफ यहां पर बना लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स सिफर होगा यहां तक, गोया कि ये यूं आएगा, और फिर 1 से जब x की कीमत तजावज़ कर जाएगी तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 है यहां पर। अब चलिए हम सिफर और 3 को इंटीग्रेट करते हैं, तो y ऑफ x फिर ये बनेगा 3x जमा c कोई सा कांस्टेंट है जो हम पता करेंगे, और अगर dy बाई डी एक्स सिफर हो तो उसका मतलब ये कि y कोई मुस्तकिल अदद है, और हमें यह बताया गया कि वो कौन सा अदद है, गोया कि यहां पर -1 है।
तो ये जवाब तो ज़रूर निकल आया, लेकिन अब हमें सी की कीमत मालूम करनी है। वो हम यूं करेंगे कि x जब 1 के बराबर होगा तो हम ये शर्त लगाएंगे कि y मुतसलसल हो। तो अगर y को हम 1 कर दें तो ऊपर से ये बनता है 3 जमा c, और x जब 1 से छोटा होता है तो उसकी कीमत -1 है। चुनाचे ये -1 है, यहाँ से हमें c की कीमत मिली -4। तो जवाब फिर इसका ये निकला कि y of x 3x - 4 है अगर x 1 से बड़ा हो, और ये -1 है अगर x 1 से छोटा हो। तो इसकी शक्ल फिर हमारे सामने यूं आई कि y of x यहाँ तक -1 है और फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, और इसका जो स्लोप है ढलवान वो 3 है, ये 1 है यहाँ पर। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये एक दूसरी किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैंने टाइप 2 कहा है। dy बाई डी एक्स तो f ऑफ एक्स वाई है, लेकिन f ऑफ एक्स वाई की पहचान ये है, ख़ास बात ये है कि ये दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। एक हिस्से का इन्हिसार सिर्फ x के ऊपर है, दूसरे हिस्से का इन्हिसार सिर्फ y के ऊपर है, और इसीलिए हम इसको सेपरेबल इक्वेशन कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको हल कैसे कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स को यूं लिखिए, ये g ऑफ x h ऑफ y है, और हम dy को तकसीम करेंगे h ऑफ y से और dx को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन गया dx g ऑफ x। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। ऊपरेली हद इसकी y है और यहां पर ऊपरेली हद इसकी x है। निचली हद से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां कुछ भी डाल दें, a डाल दें, ये महज एक कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट का तयन फिर हम इनिशियल कंडीशन के साथ करेंगे, यानी कि y की उस कीमत से जो किसी एक नुक्ते पे हमें पहले से मालूम है। इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन की एक मिसाल ये हो सकती है, dy बाई डी एक्स 2x y ताकत 2 के बराबर है, और मजीद हमें यह बताया गया कि जब x की कीमत 1 होगी तो y -2 होगा। अब ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि 2x का इन्हिसार सिर्फ x के ऊपर है, जबकि y ताकत 2 का इन्हिसार सिर्फ y के ऊपर है, यानी कि ये दो हिस्सों में अलहदा कर दिया गया है। चुनाचे हम हल करने की खातिर इसको सबसे पहले यूं लिखेंगे और उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इस इंटीग्रेशन की ऊपरेली हद y है, इस इंटीग्रेशन की ऊपरेली हद x है, और जो निचली हद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई कांस्टेंट मिलेगा जिसका अब हम तयन करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलता है -1/y जमा कोई कांस्टेंट, और इस तरफ x ताकत 2 जमा कोई कांस्टेंट, और दोनों कांस्टेंट्स को इकट्ठे करके हम एक कांस्टेंट लिखेंगे, c का नाम दे दीजिए। इस c का तयन अब हम इससे करेंगे। तो जब x 1 होगा तो y -2 होगा, चुनाचे 1/2 बराबर है 1 जमा c के, जिसके माने हैं कि c की कीमत निकली -1/2। गोया कि हमने अब सॉल्यूशन, इसका हल निकाल लिया है, और वो हल ये है -1/x ताकत 2 -1/2। अब ये हल तो निकल आया, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जैसे जैसे x ताकत 2 1/2 के नज़दीक पहुंचता है, तो यहाँ
ये सिफर हो जाएगा, चुनाचे y इन्फिनिटी पर पहुंचेगा। लिहाजा हमें अब ये तय करना है कि ये किन हुदूद के अंदर रहते हुए एक सॉल्यूशन है। और वाज़ेह है कि अगर हमने x को यहाँ तक महदूद किया, यानी कि ये 1/√2 से छोटा हो और मनफी 1/√2 से बड़ा हो, तो इस वक्फे के अंदर ये हल दुरुस्त होगा। अब चलिए हम y को प्लॉट करते हैं। ये y का ग्राफ बनता है। इस जगह पर x की कीमत 0 है और y की 2 है, तो ये नुक्ता 0, 2 बना। अब जैसे जैसे हम इसके नज़दीक पहुंचते हैं और 1/√2 की कीमत 0.707 है, यानी कि जब हम इधर तक पहुंचते हैं और इधर तक पहुंचते हैं तो इस वक्फे के अंदर तो ये हल दुरुस्त है, लेकिन इसके बाहर नहीं, ना इस तरफ और ना ही इस तरफ। इसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन की एक और मिसाल लीजिए। यहां dy/dx बराबर है -3x बटा साइन y के, और मजीद ये बताया गया कि जब x की कीमत 0 होगी तो y की कीमत π/4 होगी। अब चलिए हम इसको उसी तरीके से हल करते हैं। तो यहां पर मनफी साइन y dy आता है, इस तरफ 3x dx आता है। दोनों तरफ को हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको x तक किया, इसको y तक किया, चुनाचे यहां से हमें मिला कोसाइन y जमा कोई कांस्टेंट, लेकिन यहां भी कोई कांस्टेंट है, 3/2 x ताकत 2 जमा कांस्टेंट, और दोनों कांस्टेंट्स को इकट्ठे करके हम c लिखेंगे। अब c का तयन हम इस शर्त के तहत करेंगे। तो यहां हमें यह मिलता है कोसाइन π/4 बराबर है c के, और कोसाइन π/4 आपको याद होगा वो ये है। चुनाचे हमने ये इक्वेशन तो हल कर ली है, जिसको हम यूं लिख सकते हैं कोसाइन y ये है, और इससे वाजे है कि y फिर इनवर्स फंक्शन कोसाइन इनवर्स बनता है 3/2 x ताकत 2 जमा 1/√2 का। तो ये इसका जवाब अगरचे दुरुस्त है, लेकिन फिर से ये सवाल पैदा होता है कि x के हुदूद क्या होने चाहिए। आखिर अगर x बहुत बड़ा हो गया, अगर x बिलफर्ज 10 हो गया, तो यहाँ कोसाइन y की कीमत तो जाहिर है कि 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और वो मुमकिन नहीं है, इसलिए कि कोसाइन y को तो हर सूरत हर हाल में 1 से छोटा होना चाहिए। चुनाचे ये शर्त अब हमें लगानी पड़ेगी x के हुदूद का तयन करने के लिए। चुनाचे हम ये कहेंगे कि 3/2 x ताकत 2 जमा 1/√2 को 1 से छोटा होना है, और इसीलिए x ताकत 2 को इससे छोटा होना होगा। और यहां से फिर हमें पता चलता है कि x की कीमत फिर इस हद के अंदर होनी चाहिए। तो x को इससे छोटा होना होगा, √2/3 एक मनफी इससे, और वही चीज जो यहां आती है उससे बड़ा होना होगा। अब चलिए इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं, या इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है इस शर्त के तहत। चलिए देखते हैं कि ये वाकई दुरुस्त है कि नहीं। तो सबसे पहले ये चेक कर लें
कि जब x सिफर होगा तो क्या y वाकई पाई बटा 4 के नज़दीक है। वाज़ेह है कि यहाँ पर उसकी कीमत ये है जो दुरुस्त है। दूसरी ये कि जैसे जैसे y छोटा होता जाएगा, यानी कि y इस तरफ आएगा या इस तरफ से आएगा सिफर की तरफ, तो साइन y भी सिफर की तरफ जाएगा। गोया कि dy बाई डी एक्स ये इन्फिनिटी पर पहुंचेगा। और वो बात भी दुरुस्त है, इसलिए कि यहां पर स्लोप और यहां पर स्लोप इन्फिनिट है। गोया कि इस सॉल्यूशन की शक्ल सूरत वही है जिसकी हमें तवक्कुं थी। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये एक और मिसाल है और आखिरी मिसाल है। ये इक्वेशन हमने पहले हासिल की थी और यहां पर हमें यह बताया गया कि जिस वक्त ये छतरी बरदार जहाज से कूदा तो उसकी रफ्तार v0 थी। हम ये जानना चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ इसकी रफ्तार किस तरह से बढ़ती है, लेकिन क्योंकि हम कोई असल सवाल हल नहीं कर रहे हैं तो हम इसको आसान करने की खातिर m को 1 कर देंगे, g को 1 कर देंगे, k को भी 1 कर सकते हैं, लेकिन चलिए 4 कर देते हैं। और इस तरह से हमें अब एक ज़्यादा साफ किस्म की इक्वेशन मिलती है और हम इसको अब हल करेंगे इस शर्त के तहत। इसका मुकम्मल हल तो हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे, लेकिन इस इक्वेशन को देखने से कुछ बातें तो हमें फौरी तौर पर नजर आती हैं। एक ये कि अगर इसकी रफ्तार तब्दील न हुई, यानी कि अगर v कोई मुस्तकिल कीमत पर पहुंचा तो फिर dv बाई dt सिफर होगा। चुनाचे ये सिफर 1 मनफी 4v ताकत 2 के बराबर है, जिसका मतलब ये हुआ कि v फिर 1/2 होगा। यानी कि यहां से हमें यह पता चलता है कि अगर ये किसी मुस्तकिल रफ्तार पे पहुंचता है तो फिर वो रफ्तार इतनी होगी। गोया कि ये गिरते गिरते बिल आखिर इस रफ्तार पे पहुंचेगा, इससे तजावुज नहीं करेगा। अब चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हल करते हैं। तो ये dv बाई dt 1 मनफी 4v ताकत 2 है और इसको फिर हम हस्बे मामूल यूं लिखेंगे 1 मनफी 4v ताकत 2 बराबर dt के। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट यूं किया जाए। अब इस dv बटा 1 मनफी 4v ताकत 2 को मैं यूं लिखूंगा। तो चलिए dv वैसे ही लिख लेता हूं और इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ता हूं। एक हिस्सा ये बन जाएगा, दूसरा हिस्सा ये बनता है और इसको फिर 1/2 से तकसीम करना है। अब ये चेक कर लीजिए कि ये जमा ये इसके बराबर हुआ और ये 2 से हमें तकसीम करना पड़ा क्योंकि ऊपर 2 आता और ये इंटीग्रल dt के बराबर है। अब इन 2 हिस्सों को हम अलैदा अलैदा इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हमें इसको इंटीग्रेट करने से 1/2 log 1 जमा 2v मिला। यहां भी हमें वैसी चीज मिलेगी, लेकिन यहां मनफी 1/2 log 1 माइनस 2v मिलता और ये t जमा किसी कांस्टेंट के बराबर हुआ, क्योंकि जब हम dt को इंटीग्रेट करते हैं तो उससे t मिलता है और c कोई मुस्तकिल अदद है जो इस तरफ भी था और इस तरफ भी था, तो हमने दोनों को जोड़ के एक ही में कर दिया। अब इसको मैं मज़ीद साफ कर सकता हूं। ये हो जाएगा 1 जमा 2v बटा 1 मनफी 2v, क्योंकि जब log a माइनस log b होता है तो हम उसको log a बटा b लिख सकते हैं और ये है t जमा c के बराबर। अब इस 4 को इस तरफ ले जाइए और जब log किसी चीज़ के बराबर होता है तो फिर हम
एक्सपोनेंशियल लगा सकते हैं दोनों तरफ। मेरा मतलब ये कि अगर log a b के बराबर हो तो यहाँ से हम a को e ताकत b लिख सकते हैं, क्योंकि log एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स फंक्शन है। चुनाचे यहाँ से हमें ये मिलता है कि 1 जमा 2v बटा 1 मनफी 2v e ताकत 4t और e ताकत 4c। लेकिन c तो हमें मालूम करना है। e ताकत c को कोई दूसरा नाम दे दीजिए, चलिए उसको हम a कह देते हैं। लिहाजा यहां से फिर हमें ये चीज मिलती है कि 1 जमा 2v बराबर है 1 मनफी 2v और इधर a e ताकत 4t है। अब v को हम उस तरफ ले जाएंगे, चुनाचे हमें ये मिलता है 2v और यहां पर 1 जमा a e ताकत 4t बराबर है a e ताकत 4t मनफी 1 के। लिहाजा हम इसका अब हल निकाल चुके हैं। v फिर इसके बराबर हुआ 1/2 ऊपर a e ताकत 4t मनफी 1 बटा a e ताकत 4t जमा 1। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकला। ये इस इक्वेशन का हल है और यहां पर अब a की कीमत मालूम करना बाकी है। अब हमें यह बताया गया कि जब t 0 होगा तो v की कीमत v0 होगी। चुनाचे यहां से हमें यह मिलता है कि v0 बराबर है 1/2 a मनफी 1 और नीचे a जमा 1। तो इधर से फिर हमें यह मिला कि a की कीमत निकल आई a जमा 2v0 बटा 1 मनफी 2v0। लिहाजा अब हमें a भी मालूम हो गया और अब हम इसको समझने पर अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे। यहां पर मैंने वही फॉर्मूला जो हमने अभी हासिल किया था दोबारा से लिखा है। इससे पहले कि मैं इसका प्लॉट बनाऊं, कुछ चीजें तो हमें फौरी तौर पर नजर आती हैं। एक ये कि अगर यहां पर मैं t को 0 कर दूं तो यह बन जाएगा 1/2 a मनफी 1 बटा a जमा 1 और ये v0 के बराबर होगा। अब चलिए मैं t को बढ़ाता हूं और नजर आ रहा है कि v उसके साथ साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे t बढ़ता है तो v बढ़ता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते फिर ये एक मुस्तकिल कीमत पर पहुंच जाता है और ये मुस्तकिल कीमत 1/2 है। वो बात यहां से वाज़ेह है। t को अगर आप बहुत बड़ा कर दें तो a e ताकत 4t 1 से बहुत बड़ा होगा। इसी तरह नीचे भी a e ताकत 4t a से बहुत बड़ा होगा। चुनाचे a e ताकत 4t ऊपर और नीचे कट जाते हैं और v of t 1/2 होके रह जाता। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि a की क्या कीमत थी, a हर सूरत में कट जाता। चाहे आपने v0 को 1/2 से ज्यादा रखा होता या कम रखा होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये v of t अपनी मुस्तकिल कीमत पर पहुंचता है। इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी यहां पर 1/2 है। तो ये यहां पर 1/2 है। इस छतरी बरदार की रफ्तार कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब यह बात तो वाज़े हो चुकी होगी कि पहले दर्जे के डिफरेंशियल इक्वेशन से जगह जगह साबका पड़ता है और फिर इन्हें
हल करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, हमने कुछ तरीक़े ईजाद किए, देखा कि कैसे हल हो सकते हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है। चुनांचे अगले लेक्चर में हम मज़ीद ऐसे तरीक़ों पर गौर करेंगे जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हल कर सकेंगे।